हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोग आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना स्टार्ट किए थे और आइसोमेरिज्म के एक पार्ट को डिस्कस किए थे जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जो अगर उसको हम रिकॉल करें तो वहाँ पे क्या था कि टू डायमेंशनल बेसिस पे हम लोग डिफरेंसेस को देखते थे कि हाँ आइसोमर्स अगर टू डायमेंशनल बेसिस पे पता चल जाता है भैया डिफरेंसेस, तो वो क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे भैया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात हुई थी तो कहते कि टू डायमेंशनल बेसिस पे डिफरेंसेस पता चलते आइसोमर में, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। लेकिन जब थ्री डायमेंशनल बेसिस पे स्टडी करके तब आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है या आइसोमर्स बनते हैं, पता चलता है कि ये आइसोमर है आपस में। जैसे अगर एक स्ट्रक्चर हम बनाएं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या दूसरा स्ट्रक्चर ये भी बना देते हैं? कोई टू डायमेंशनल पर देख करके बता पाएगा कि ये दोनों आपस में आइसोमर है? दोनों तो सेम है, कैसे पता चलेगा ना? तो अगर हम इसके थ्री डायमेंशनल बेसिस पे जाएं, देखो डबल बॉन्ड CH3H और दूसरे वाले को बनाए CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये सिस बन गया, इधर ये ट्रांस बन गया। अब इसकी बॉन्डिंग को देखें कि ये CH3 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब क्या है? थ्री डायमेंशनल बेसिस। लेकिन यहां पे देखो टू डायमेंशनल डिफरेंस ना पता। तो जब थ्री डायमेंशनल स्टडी करके या थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देख करके भैया डिफरेंसेस क्लियर होते हैं आइसोमर्स में, तो वो जो आइसोमर्स बनते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। और जो फिनोमेना शो कर रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये समझ में आया, क्लियर है ना भैया कि टू डायमेंशनल पे नहीं पता चलेगा, पता चलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? उसके थ्री डायमेंशनल बेसिस पे। जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। एक कन्फर्मेशनल है और एक कॉन्फ़िगरेशनल है। अगर हम देखें कन्फर्मेशनल में, आप लोग नाम सुनेंगे बहुत सारे कन्फर्मेशंस के बारे में, जैसे फिशर प्रोजेक्शन, साहार्स प्रोजेक्शन और न्यूमान प्रोजेक्शन। ये सारे जो आते हैं ये कन्फर्मेशन बेसिस पे जब डिफरेंसेस होते हैं तब उनको बोलते हैं कि हाँ ये भैया कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। हाँ ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशनल में दो इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में काफी स्टडी करते हैं, काफी क्वेश्चन अराइज होती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल को बोलते हैं एनेंशियोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल को बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, कैसे बताते हैं कि भैया ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। ठीक है, चलिए बाबा स्टार्ट कर देते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है? सिस ट्रांस। हाँ, अब जब सिस ट्रांस है तो इसका मतलब सिस और ट्रांस की बेसिस पे। और सिस ट्रांस कैसे पता चलता है? जब सेम ग्रुप, जैसे स्ट्रक्चर अभी बनाए थे ना, H डबल बॉन्ड C H CH3, दूसरा स्ट्रक्चर बनाया CH डबल बॉन्ड C H CH3, दोनों आप सेम बना दिए। CH3 इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो यहां पे जो CH3 ग्रुप है, देखो H ग्रुप है, वो दोनों कहां है? अपोजिट साइड में। तो जब अपोजिट साइड में होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांस, और ये सेम साइड तो उसको बोलते हैं सिस। तो जब अगल बगल है, सेम साइड में है, तो वो सिस हो गया। जब अपोजिट साइड में होगा तो उसको बोलेंगे ट्रांस। और ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं जिनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कितना सिंपल है कि भैया सिस ट्रांस बनेगा और वो जो सिस ट्रांस होंगे
वो आपस में क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे, और उन आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ये जो फिनोमेना है, जो प्रॉपर्टी है, ये क्या है भैया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस की बात करता है। यहां पे एक चीज और निकल के इंपॉर्टेंट आती है जो एग्जामिनेशन में काफी पूछे गए हैं, जैसे जिसका नाम हम लोग अगर लिखें तो होता है EZ नॉमेनक्लेचर। EZ नॉमेनक्लेचर, अगर हम EZ नॉमेनक्लेचर की, EZ नॉमेनक्लेचर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, होता क्या है EZ नॉमेनक्लेचर, पहले तो दो चीज ना निकल के आ रहा है भैया, E और Z, ये है क्या, पहले इसके बारे में तो सोचेंगे कि भैया ये E क्या है, तो E फॉर होता है एंटजेजन, एंटजेजन, ये E फॉर क्या है, एंटजेजन, और Z फॉर होता है ज़ुसमिन। अब इसका मतलब क्या है, एंटजेजन का मतलब होता है अपोजिट, ज़ुसमिन का मतलब होता है सेम साइड। एंटजेजन का मतलब क्या है, अपोजिट, और ज़ुसमिन का मतलब होता है सेम। तो इस बेसिस पे हम लोग E और Z का नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब EZ नॉमेनक्लेचर भैया पता चल गया, मतलब कोई कंपाउंड E है कि Z है, या उसमें दोनों हैं, वो डबल बॉन्ड के अराउंड देखेंगे कि दो जो डबल बॉन्ड के अराउंड जो दोनों ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए। अब बात आती है, तो इसको अगर हम नॉमेनक्लेचर देखें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इस तरीके से अगर हमको कहीं मिल गया, ठीक है, तो H मान लो यहां लिख दिए ET इथाइल ग्रुप, और यहां H, तो हम लोग को क्या करना होता है, सिंपल तरीके से भैया, कुछ नहीं जाना, आराम से इन दोनों में अगर अलग कर दे इन दोनों को, तो इनको प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि ये इसमें से किसका एटॉमिक नंबर जो डायरेक्ट जुड़ा है, इस कार्बन से जो डायरेक्ट पहला एटम जुड़ा हुआ है, अगर पहला है तो पहला, अगर पहला सेम होगा तो दूसरा, दूसरा सेम होगा तो तीसरा, इस तरीके से आगे देखते जाएंगे कहां तक डिफरेंसेस हैं। तो जो पहला दोनों, जैसे ये है, तो यहां पे हाइड्रोजन और इसके कंपैरिजन करेंगे तो कार्बन यहां जुड़ा हुआ, यहां हाइड्रोजन, तो बड़ा कौन है ये, तो ये पहला, ये दूसरा। यहां पे इथाइल जुड़ा है, यहां हाइड्रोजन जुड़ा है, तो कौन बड़ा, इथाइल, तो ये पहला, ये दूसरा। तो जब दोनों पहले प्रायोरिटी की या दूसरे प्रायोरिटी कोई सी देख ले, तो जब दोनों सेम साइड में होंगे तो उसको बोलते हैं Z, और यही अगर अपोजिट रहते हैं, जैसे मान लो BrCl CH3 और यहां पे H लिख देते हैं, तो यहां ब्रोमीन H यहां कर देते हैं, Cl यहां कर देते हैं। यहां देखिए क्या है, ब्रोमीन बड़ा है कार्बन से, देखिए पूरा CH3 का, आप ये मत सोचिए भैया CH3 देखने में बड़ा लग रहा है तो इसको बड़ा कर दे, हाँ, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा होता है, तो ब्रोमीन बड़ा है, ब्रोमीन बड़ा है तो इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर, यहाँ क्लोरीन बड़ा है तो इसको पहला, इसको दूसरा। तो ये पहला कहाँ है, अपोजिट है तो E, सेम साइड में है तो Z, सेम तरीके तो ज़ुसमिन, अपोजिट है तो E। इस तरीके से आपको क्या करना है, EZ नॉमेनक्लेचर बता देना, ठीक है। तो अगर आपको कई सारे एग्जाम्पल आप कहीं पे भी दिया रहे, बस आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल वे में। बस आप क्या करिए, डबल बॉन्ड पकड़िए भैया, और उसके जो चारों एटम हैं अब उनको दोनों कार्बन पर अलग अलग प्रायोरिटी डिसाइड कर दीजिए। प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद अब क्या करना है कि वो जो प्रायोरिटी है सेम साइड में है। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, चलिए अगर हम दोनों, ये देखिए दो डबल बॉन्ड है, यहाँ दोनों डबल बॉन्ड के अलग अलग निकालेंगे तो हम इस कार्बन यहाँ ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के अराउंड निकालना है। इस कार्बन पे देखेंगे तो इधर ये कार्बन से जुड़ा है, इधर भाई कुछ नहीं जुड़ा है तो हाइड्रोजन, कुछ नहीं जुड़ा है तो हाइड्रोजन। यहाँ पे भी वही हाल है ना, यहाँ पे क्या है कि ये ब्रोमीन इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है CH3। दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं, ब्रोमीन पहला, ये दूसरा। यहां पे क्या है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये पहला, ये दूसरा। तो पहला कहां है, सेम साइड में है तो Z हो जाएगा। यहां की बात कर लेते हैं, इस कार्बन से ये क्या जुड़ा है, कार्बन, यहां क्या जुड़ा, हाइड्रोजन।
तो इसको पहला, इसको दूसरा। यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, तो ये पहला ये दूसरा। पहला पहला कहाँ, अपोजिट, तो क्या होगा भैया ई। तो इसमें दो डबल बॉन्ड है, दोनों के लिए अगर इजेड नॉमेनक्लेचर करना है तो भैया एक का जेड दूसरे का ई। तो इजेड का सिंपल तरीका क्या है, आप डबल बॉन्ड को पकड़ लिए ना, गुड। अब पकड़ लिए तो उसमें जो कार्बन दोनों हैं उन दोनों कार्बन को अलग अलग करिए, और जिससे जुड़े हुए दोनों एटम अगर हैं तो उन दोनों को उनके एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर सेम है जैसे कि आइसोटोप्स में हो जाते हैं हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, तो वहां क्या करना है आपको, सिंपल, वहां आपको देखना है कि जिसका एटॉमिक मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसको दे देंगे एटॉमिक नंबर। पहला सेम हो गया तो दूसरे पे, दूसरा सेम हो गया तो तीसरे पे, ये सीक्वेंस रूल में आपको देखना है। तो जब प्रायोरिटी डिसाइड हो गया भैया, पर पहला और पहला दोनों सेम साइड में है Z, और दोनों अपोजिट साइड में है, तो सिंपल तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज इसमें बतानी जरूरी है कि भैया कब कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये बड़ा जरूरी है बताना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ये अगर इस तरीके से सिस्टम है, ठीक है, अगर हम कहें कि किस किस क्या केवल डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ऐसा नहीं है। तो डबल बॉन्ड हो या फिर रिंग का सिंगल बॉन्ड हो, जैसे इस तरीके से बॉन्डिंग होती है इसमें, या फिर कुछ बाइफिनाइल्स जो कि इस तरीके से हो जहां की बल्कियर ग्रुप लगे होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ बड़े बड़े ग्रुप लगे हों, यहाँ बड़े ग्रुप लगे हों, ठीक है, COOH हो, तो इस तरीके से सिस्टम हो डबल बॉन्ड के अराउंड। अब ये ऐसा नहीं कि केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, और जो है कार्बन नाइट्रोजन हो, इस तरीके से सिस्टम हो, रिंग हो डबल बॉन्ड 3-4 वाला रिंग, या ऐसे बाइफिनाइल सिस्टम के सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, वो उनके ऐसे राउंड की जब भाई स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ऐसा दिखे कि जिसके वजह से ये स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करने लगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने लगे, तो इन सारे कंडीशन में होता है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो कंडीशन है, जैसे डबल बॉन्ड के अराउंड ज्यादातर क्वेश्चन आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, तो डबल बॉन्ड के अराउंड जो जुड़ा हुआ एटम, जैसे ये A है, B है, ये C है, D है, तो भैया A कभी भी B के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान, A B दोनों सेम नहीं होना चाहिए, और C और D सेम नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन एकदम माइंड में रख लीजिए। अगर ये दोनों अगर इधर, ऐसा नहीं है यहां अगर सेम है, मान लो यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ H यहाँ H, तब शो करेगा, लेकिन अगर ये दोनों CH3 हो गया तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब A और B बराबर नहीं होने चाहिए, C और D बराबर नहीं होने चाहिए, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, शो करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से सिस्टम होता है भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अभी हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इतना तक ही ज्योमेट्रिकल में रखते हैं। फिर ज्योमेट्रिकल में और बहुत सारे डिटेल है अलग अलग, तो उसको एक दिन ज्योमेट्रिकल का अलग और ऑप्टिकल का अलग बताएंगे डिटेल में, तब वहां पे उसके लिए चर्चा करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। आपको कंडीशंस याद रखने हैं कि किस किस कंडीशन में वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। नेक्स्ट क्या था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले 3-4 चीजें जानने की जरूरत बहुत पड़ती है, जैसे कायरलिटी क्या होती है, PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, और इनेंशियोमेरिज्म जो कि यही है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कायरलिटी क्या होती है, देखिए एक परसेप्शन बना हुआ है ना भैया कि कार्बन है, उससे चार जो जुड़ी हुई चारों डिफरेंट चीजें वो कायरल बॉन्ड। ऐसा नहीं, कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, दैट इज सेंटर। अगर हम कार्बन की बात कर लिए या किसी भी सेंटर की जिससे सारे वैलेंस एटम, भैया यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, D, चारों क्या है वैलेंस एटम डिफरेंट, 4 कार्बन की वैलेंसी है, तो चारों डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन हुआ या कायरल सेंटर हुआ, ना कि कायरल मॉलिक्यूल हो गया है। ये थोड़ा ध्यान रखें। अगर कायरलिटी पूछे आपसे तो डिफिनीशन क्या बताना, ये नहीं भैया कि चारों कार्बन डिफरेंट है, कार्बन से चारों एटम डिफरेंट जुड़े हुए हैं तो वो कायरल मॉलिक्यूल है ना। कायरलिटी बताने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, भाई कायरल सेंटर तो बता दी, चारों डिफरेंट है तो कायरल सेंटर, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जो अपना मिरर इमेज बनाते हैं, मान लो इस तरीके से कुछ यहां जुड़ा हुआ है, A है या B है,
तो वो निकल के चला गया, यहाँ ए बी हो गया। तो मिरर इमेज बनाते हैं और वो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, ठीक है, तब वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होता है। ऐसे इस तरीके से देखिए, कायरल सेंटर बताना और कायरल मॉलिक्यूल को डिफाइन करना दोनों अलग चीज है। और ये जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं इसको बोलते हैं कायरलिटी, समझ रहे हैं। और कायरलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी और एनेंशियोमेरिज्म के लिए। कैसे, आगे भी बताते हैं। और अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात आती है। कायरलिटी समझे ना, कायरलिटी का मतलब क्या है, कायरल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो अपना मिरर इमेज जिनका बने और वो मिरर इमेज उन पर क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो कायरल मॉलिक्यूल और प्रॉपर्टी हो गई कायरलिटी। अब पीपीएल की बात कर ले, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात। देखिए क्या है, कोई ऑर्डिनरी लाइट, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट, भैया हमेशा टॉर्च जला दी है। अब ऑर्डिनरी लाइट क्या है, ऐसा तो है नहीं कि भैया सीधे एकदम लेजर की तरह एकदम जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है कि आप अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट जलाए तो वो क्या है कि कई सारे वाइब्रेशंस में उसके जो लाइट्स हैं वो इधर उधर भी देते हैं, कि सीधे नहीं जाकर के इधर उधर भी जाते हैं। तो वो वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे होते हैं। लेकिन जैसे ही निकोल प्रिज्म से जाते हैं, निकोल प्रिज्म समझ रहे, निकोल प्रिज्म से जब निकलेंगे तो वो सारे डायरेक्शन में कट ऑफ होकर के केवल एक, चाहे ऐसे चले जाए, चाहे ऐसे चले जाए, चाहे ऐसे चले, केवल और केवल वन डायरेक्शन में मूव करेंगे आगे। निकोल प्रिज्म से जैसे ही निकलेंगे तो जो एक डायरेक्शन में चलने वाली लाइट है यहां से निकली है, इसको बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समझ रहे। तो निकोल प्रिज्म, अब ये निकोल प्रिज्म क्या होता है भैया, ये कैल्साइट एक कंपाउंड है भैया, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का ही क्रिस्टल होता है। तो इससे बना होता है ये निकोल प्रिज्म। इससे जैसे ही पास कराते हैं ये, तो बाकी सारे क्या होते हैं, वाइब्रेशन कट ऑफ हो जाते हैं, केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन लाइट का चलता जाता है। तो ये जो वन डायरेक्शन में निकला हुआ लाइट है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसका उपयोग क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भैया, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये देखिए। जैसे हम क्या, ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है, ठीक है, कोई सोल्यूशन है, इससे हम पीपीएल पास कराएं, ठीक है, इससे पीपीएल पास कराएं। अगर ये कंपाउंड ऐसे रोटेट कर गया या ऐसे रोटेट कर गया, भाई लाइन तो सीधी जा रही है, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट का है, सीधी जा रही है। लेकिन अगर ये लाइट क्या हुआ, रोटेट कर गया किसी भी डायरेक्शन में, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट किया, तो ये कंपाउंड जो होगा वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कैसा कंपाउंड भी है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ये जो प्रोसेस, ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला कंपाउंड, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब क्या है कि अगर पीपीएल को कोई कंपाउंड का सोल्यूशन से पास कराएं और वो रोटेट कर दिया पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, चाहे किसी डायरेक्शन में, तो उसको बोल देंगे भैया ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या अगर साइन की बात करेंगे तो यहां प्लस लगाते हैं या डी लगाते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज किया तो लीवो रोटेटरी, ठीक है, और इसके लिए माइनस साइन या स्मॉल एल लगाते हैं। तो अगर कंपाउंड रोटेट किया भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर गया तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है। और अगर रोटेट भी किया किसी डायरेक्शन में तो उस कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, वो सारे जो कंपाउंड्स होंगे वो भैया होंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इतना बढ़िया रोल है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या एनेंशियोमेरिज्म, जिसकी बात हो रही थी, ठीक है। ये क्या है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं भैया, बड़ा फेमस एग्जांपल है ग्लिसरॉल डिहाइड का, OH CH2OH, ठीक है। अगर इसका मिरर इमेज बनाए, ये मिरर है, इसका मिरर इमेज बनाए तो ये CHO तो यही है भैया, ये इधर हो गया H और CH2OH। अगर हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, सिंपली अगर समझे तो, अगर हम अपने हाथों को देखें, सिंपल हाथों देखिए, अगर हम अपने हाथों को देखें तो ये अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो जो जहां है वो वहां तो नहीं जा रहा है, ठीक है, ये मिडल वाला फिंगर है बस, और बाकी सारे को तो नहीं हो रहा है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इस तरीके से जब हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए OH जहां है वहां H आने लगेगा, H जहां वहां OH आने लगेगा, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है, मिरर इमेजेस, ठीक है, मिरर इमेजेस है ना।
अब ये जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, चाहे इसका ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स या इनेंसियोमर्स। ये दोनों आपस में क्या है भैया, ऑप्टिकल आइसोमर्स है या इनेंसियोमर्स है। और ये जो फिनोमेना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या इनेंसियोमेरिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपल समझना भाई ना कि अगर मिरर इमेज बनना चाहिए, दो कंडीशन है, मिरर इमेज बनना चाहिए और क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बता रहे, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अगर हम इसकी बात कर लिए, अब यहां पे थोड़ा सा उससे रिलेटेड एक चीज होता है जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसको दूर कर देते हैं तुरंत। अभी डायस्टीरियोमर एक चीज आता है, वो क्या होता है, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर लें CHO OH H H OH CH2 OH, इसका देखें दूसरा आइसोमर, तो इधर कर दे H OH, इसको अगर पहले वाले को रहने दें H, और इस वाले को उल्टा कर दी OH CH2। अगर हम पूछे कि ये दोनों आपस में क्या मिरर इमेज है, तो आंसर आएगा आपका नहीं। मेरा भी आंसर वही आना चाहिए, आ ही गया, समझ लीजिए नहीं है। ये देखिए ये मिरर इमेज है, नहीं है, तो ये नॉन मिरर इमेजेस है, नॉन मिरर इमेजेस है। तो जब नॉन मिरर इमेजेस होते हैं तो वहां क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए भैया मिरर इमेज होना पहला कंडीशन है, और दूसरी बात है फिर सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। यहां तो पहले क्या है, नॉन मिरर इमेजेस। तो नॉन मिरर इमेजेस अगर है तो सीधे सीधे बता देंगे भैया डायस्टीरियमस। कायरल सेंटर की बात होगी तो ऐसा नहीं कायरल सेंटर हो गया तो भैया ऑप्टिकल आइसोमर्स, ना 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 ना। कायरल सेंटर की बात करें, देखो कायरल सेंटर यहाँ पे भी, अरे यार CH2H, तो कायरल सेंटर यहाँ पे भी है, लेकिन वही अगर देखें यहाँ पे तो क्या है, ये इनेंसियोमर नहीं हो सकता, ये क्या है, डायस्टीरियोमर। जैसे ये इरिथ्रोज और थ्रियोज है। ठीक है, तो ये हो गया भैया आज वीडियो में कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा करके देख लिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लाते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। लेकिन आपको क्या करना है, इसको एकदम बढ़िया से पढ़ जाना है, जहां समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखे, हम कोशिश करेंगे कि इसको फिर से समझाएं आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो आगे आने वाले आसानी से पता चल जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो करना क्या होता है, लाइक करना होता है, शेयर कर देना होता है, ताकि और लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।